हम लोग कल तक फिजिक्स में या फिर एक हफ्ते पहले तक फिजिक्स में क्या पढ़ चुके थे, कूलाम्स लॉ, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। आशा है कि आपको आता होगा, कोई दिक्कत? तो आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग कूलाम्स लॉ में क्या निकाले थे फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के हम लोग क्या निकाल दिए थे, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, के की वैल्यू आई थी। अब यहाँ बताया था एप्साइलन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब क्या होता है कि कोई मीडियम अपने अंदर विद्युत क्षेत्र को कितना आने दे रहा है, यानी फोर्स को कितना करे कि आओ जाओ तुम चुपचाप फोर्स लगा लो, वरना कुछ कुछ होते हैं कहते हैं कि हम तुम्हारा आधा फोर्स खा जाएंगे बाकी जाने देंगे। तो ये है। अब ये तो हम लोग फ्री स्पेस की बात कर ली, यानी फ्री स्पेस यानी एयर या फिर वैक्यूम यानी निर्वात। निर्वात में कुछ नहीं होता, एयर में क्यों एयर रहता है। अब हो सकता है कि कभी कभी जो तुम्हारा दोनों चार्ज है वो पानी के अंदर रखा रहे, जाहिर सी बात है। कभी कभी हो सकता है लकड़ी के अंदर डला रहे, लकड़ी के दो कोने में। तो उस कंडीशन में हमारा जो मीडियम रहता है एप्सिलॉन नॉट, वो मीडियम कुछ और, यहाँ पे तो हवा और वो था ना, तो वहाँ पे मीडियम चेंज हो जाता है। तो हम लोग किसी और मीडियम के लिए निकालने के लिए, मान लो कभी हम लोग बात कर ले वाटर की, तो वाटर के लिए के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक रिलेटिव टर्म का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का क्या मतलब है, सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ है हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि वो है क्या, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं 3-4 लड़के खड़े हैं, अगर हम लोग चारों को एक साथ खड़ा करें, मतलब अकेले अकेले की बात करें, केवल अकेले की बात करें, वो किसी दुनिया में अकेले की बात करे, तो कोई उसको देख के बता पाएगा क्या कि वो पढ़ने में तेज है कि नहीं। किसी के लिए वो कमज़ोर होगा, किसी के लिए वो तेज होगा। तो इसी तरह इसमें भी है कि किसी एग्जैक्ट मीडियम का हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन हम लोग इसके सापेक्ष देखें, मान लो पढ़ने में कमज़ोर है, ये इससे तेज है, तो ये हमेशा इसके सापेक्ष में ज़्यादा ही तेज रहेगा। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे सापेक्षिक निकाल लेते हैं। हम लोगों को क्या पता है, एयर और वैक्यूम का हम लोग एक्सपेरिमेंट से निकाल दिए हैं, तो हम लोग इसके सापेक्ष में सब का निकाल देंगे तो वही सापेक्षिक हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे क्या, मान लो कोई मीडियम है, उसका विद्युतशीलता परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एप्सिलॉन मान लिए। एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या होगा, वैक्यूम या फिर एयर का परमिटिविटी। अब मान लेते किसी भी मीडियम का परमिटिविटी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। अब कभी भी किसी चीज़ के सापेक्ष निकालते हैं, किसी चीज़ का किसी चीज़ के सापेक्ष निकालते हैं तो बटा कर देते हैं। मान लो अगर हमें निकालना है परमिटिविटी का, किसके सापेक्ष हम लोग चल रहे हैं, फ्री स्पेस वाले के सापेक्ष, तो इसका फ्री स्पेस से डिवाइड कर देंगे। तो हमें जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष निकालते हैं तो हमें क्या मालूम चल जाता है, सापेक्षिक विद्युतशीलता मिलती है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया, और इसी एप्सिलॉन आर को हम लोग किससे दिखा देते हैं, के से भी दिखाते हैं। अब ये के और ये के दोनों अलग है, सहूलियत के लिए लोग इसको छोटा के मान लेते, इसको बड़ा के मान लेते, या फिर जो मन करे। और इस के को हम लोग क्या कह देते हैं, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की माध्यम की विद्युतशीलता के सापेक्ष जो हम लोग निकालते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम लोग के कहते हैं। और के क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, इसी को हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है ये। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो गया, ये मालूम चल गया। क्या होता है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता के सापेक्ष जो आती है उसी को हम लोग परावैद्युतांक कांस्टेंट बोल देते हैं। तो ये हमें मालूम चल गया किसी भी मीडियम का ये है।
ठीक, तो इसको नोट कर लो, फिर इस फॉर्मूले में ये वाला डाल के देखते हैं। इसको नोट कर लो। तो हमें क्या मालूम चल गया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, किसी भी माध्यम की, एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की। के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये कोई भी माध्यम जो माने, अगर ये माध्यम तुम्हारा निर्वात हो, सापेक्ष में तो हमेशा निर्वात रहेगा। ऊपर जो ये निर्वात है, मतलब ये कोई भी माध्यम हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ये माध्यम को भी निर्वात मान ले, यानी निर्वात की निर्वात के सापेक्ष निकाल दे, तो ये एप्सिलॉन हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा, क्योंकि ये इसको हम लोग निर्वात मान लिया। निर्वात के लिए किसी विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट मिल गई, तो यहाँ से के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया 1। यानी हमें क्या मालूम चल गया, वैक्यूम के लिए या फिर एयर, दोनों यहाँ पे लेके चल सकते हैं। वैक्यूम या फिर एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, के ऑफ एयर या फिर वैक्यूम जो लिखना हो, कितनी होती है, 1 होती है। ये हमें मालूम चल गया। ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि वैसे इसको नहीं याद रखना है, आगे कुछ बताएंगे वो याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हमारा फॉर्मूला, के Q1 Q2 इसको स्मॉल के मान लेते हैं अपॉन आर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखते हैं। ये तो हम लोग किसके लिए निकाले हैं, निर्वात के लिए। अगर हमें किसी भी माध्यम के लिए निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखें यहाँ से किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी हो, के इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, ये किसी भी माध्यम की है, और किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे नॉर्मली क्या रहता है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन यूज़ होता है। वो उन्होंने स्पेशल कंडीशन निकाली जिसके लिए के की वैल्यू 1 आ जाती है, जिसको निकाल देखते हैं। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी किसी भी माध्यम के लिए फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है। अगर हमारा माध्यम निर्वात है, जैसा कि उन्होंने लेख चला है कि उन्होंने साइंटिस्ट गुलाम ने, तब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट। और निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 1 का मतलब हट गया, वही फॉर्मूला तो मिल गया। तो बस यही है, जिस माध्यम का निकालना है। अगर हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक पता है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली के रहता है, निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होती है, इस वजह से के हट जाता है। अगर किसी और माध्यम की बात करेंगे तो के की वैल्यू दी रहेगी, के की वैल्यू रखेंगे तो किसी भी माध्यम के लिए निकल आएगा। तो बस इसी को ऐसे करके लिख लो यहाँ पे, किसी भी माध्यम के लिए, ये लिख लो, फॉर एनी मीडियम एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल दिए हैं, और यहाँ पे ये भी दिखा देना कि एयर के लिए 1 होता है, और उसके बाद कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख देना फॉर वैक्यूम / एयर के इक्वल टू 1, इसलिए एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देख लेते हैं कोई भी मीडियम के लिए, मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अगर मीडियम वैक्यूम हुआ तो 1, अगर वैक्यूम होगा तो 1, एयर रहेगा तो 1.00059। अभी लगभग 1 के बराबर, इसलिए हम लोग एयर और वैक्यूम को एक साथ ट्रीट कर देते, लगभग 1 ही है। अगर पानी हुआ तो 80 होता है। कागज़ की बात कर लें, कागज़ होता है 3.6, और एक मेटल का होता है इन्फिनिटी। मेटल वाला ध्यान में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल डायरेक्ट आता है। एक धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये हमें कुछ का पता है, इसमें हम लोग मेटल वाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अगर मेटल वाले के लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो अगर इसका हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकालें, के की वैल्यू इन्फिनिटी एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है ना? तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 0। 0 गड़े पूरा टर्म जो भी तुम्हारा फलाने यानी 0। यानी कि अगर मेटल मीडियम है और मेटल में कोई दो चार्ज तुम लेके चल रहे हो, उन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो कितना आएगा? ये बात भी ऑप्शनल में आ सकती है। और क्यों 0 होता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। कोई मेटल है, मेटल जो होता है वो इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से कि मेटल के जितने भी मेटल होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना चारों ओर, तो उसका सारा न्यूक्लियस एक जगह होता है और इसके सबसे आउटर सेल के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर रहते हैं। और इसमें अगर हम लोग कोई भी एटम ले ले, कोई भी दो चार्ज ले, दो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस यानी कि इलेक्ट्रॉन हटा दो तो इलेक्ट्रॉन हट गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो कोई भी दो पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, उसके बीच का फोर्स निकालेंगे तो इसको कोई फोर्स इधर भेजेगा, मान लो इधर कोई एटम ये इसको इधर मारेगा, ये वाला चार्ज इस पे इधर मारेगा, ऊपर से इसके ऊपर इधर से फोर्स लगेगा, इधर किधर, मतलब चारों तरफ फोर्स इसके ऊपर लगता रहता है, इसलिए फोर्स कैंसिल हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैंसिल हो जाता है, वो अभी आगे देखेंगे। तो सब कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। इसी वजह से मेटल का K की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। इसको नोट कर लो और मेटल के लिए निकाल के लिख दो बस, और इसको याद कर लेना, याद करने वाली चीज़ ही है ये। तो हम लोग परावैद्युतांक पढ़ लिए हैं, अब आगे और कुछ देखते हैं। और क्या देखते हैं, और क्या देखते हैं? अच्छा मान लो कोई दो आवेश है Q1 Q2, हेडिंग ऐसे किताब में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। दो आवेश है, मान लो दोनों पॉजिटिव है, दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण, सही है। फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम लोग इसमें क्या मान के चलते हैं, इस फॉर्मूले में हम लोग साइन लेके नहीं चलते, निगेटिव रहते तो भी पॉजिटिव, यानी आवेशों के परिमाण के गुणनफल को लेके चल रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग इसमें पॉजिटिव माइनस मतलब प्लस और माइनस जोड़ने की कोशिश करें, या फिर ये फोर्स जो हम लोग निकलता है बिना उसके लेके चलते हैं हम लोग, तो इसको डायरेक्ट लेके चलते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आती निकालते, उसके बाद हम लोग अपने मन से कह देते कि अच्छा दोनों सेम है तो इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। मान लो किसी कंडीशन में हो तुम्हारे पास 3-4 चार्ज हो, तब तो हम ये मॉड एफ नहीं निकाल सकते, तब डायरेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो इसी के लिए हम लोगों को फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ता है। जब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो, आर कोई वेक्टर है, दूरी कोई वेक्टर नहीं होता, दोनों का हम लोग परिमाण लेके चल रहे हैं, कोई वेक्टर नहीं है, के कांस्टेंट है, कोई वेक्टर नहीं, यानी पे इसका मतलब एफ भी वेक्टर नहीं है, हमें केवल इसका मान मालूम चला। अगर इसमें हम लोग डायरेक्शन जोड़ने की कोशिश करें फोर्स में कि फाइनली हम लोग को डायरेक्शन किस साइड मिलेगा, उसके लिए हमें फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ता है। जब हम फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे तो फिर हमें अपने दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हम प्लस प्लस है तो इस साइड डायरेक्शन हो जाएगा, इसी में आंसर ही ऐसा आएगा कि हमें मालूम चल जाएगा कि रिपल्सन है कि, समझ जाओ। तो हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स, कूलाम फोर्स, हेडिंग डलेगी कूलामी बल का सदिश रूप। तो जब किसी चीज़ में दिशा आ जाती है तो हम उसके निर्देशांक दिखा सकते हैं कि कहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। मान लो कोई यहाँ पे है एक चार्ज Q1, ये तुम्हारा 0,0 है, यहाँ से R1 दूरी पे, ठीक। कोई चार्ज तुम्हारा इधर है Q2, R2 दूरी पे, ठीक, ये इधर, और ये हम लोग R1 को क्या वेक्टर फॉर्म में लेके चल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कोई प्लेन है, XY प्लेन है, इसमें कोई Q1 चार्ज ओरिजिन से R1 दूरी पे रखा है, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म निकालना है तो सब कुछ वेक्टर में लेने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस को हम लोग R1 वेक्टर ले लेंगे, इसी वेक्टर को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। ये क्या काम करता है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है ना, यहाँ से कितनी दूर है पोजीशन बताया ना, इसलिए पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर दिखा रहा है, ये भी इधर से इधर दिखा रहा है। बात कर लेते हैं हम लोग Q1 चार्ज पे बात करते हैं। Q1 चार्ज पे फोर्स, मान लो ये इस साइड फोर्स लगाएगा ना, तो इस कंडीशन में हम लोग
इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा, और इन दोनों के बीच के जो वेक्टर रहेगा पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग इस डायरेक्शन में मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या कुछ भी कह देते हैं, आर फोर्स 1 ड्यू टू 2, R12। अब हम लोग फोर्स 1, नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम लोगों को इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है। वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर लगाएं और उसमें हम स्पेसिफाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम किस चार्ज पे और किसके कारण निकाल रहे हैं। पहले वाले चार्ज पे, दूसरे वाले आवेश के कारण फोर्स निकाले, वेक्टर लगा दिए। अब ये तो अभी तक वेक्टर कुछ हुआ नहीं, कुछ वेक्टर सा दिख रहा है नहीं। यहाँ पे क्या चीज़ वेक्टर बना सकते हैं, आवेश अदिश राशि है उसको हम लोग वेक्टर नहीं बना सकते। ये आर अभी वेक्टर नहीं, लेकिन हम लोग आर को वेक्टर बना सकते हैं। इस तरीके पोजीशन वेक्टर आर को वेक्टर बना सकते हैं। और ये आर भी फोर्स 1 ड्यू टू 2, तो आर भी 1 2, ठीक। तो हम लोग इसको वेक्टर कैसे बनाते हैं, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर या स्केलर कैसे बनाते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज़ को अगर वेक्टर बनाना हो हमें, तो हम लोग उसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या, किसी भी चीज़ का यूनिट वेक्टर पोजीशन का, रेडियस का, मतलब डिस्टेंस का, इसके ऊपर कैप लगाते थे, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर होता क्या है, उसके वेक्टर का उसके मॉड से डिवाइड कर दें। कोई भी वेक्टर है, कोई भी तुम्हारे पास सदिश है, उसका उसके परिमाण से भाग दे दें, तो जो मिल जाता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको अगर हमें सदिश बनाना है तो इसमें इसके यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सदिश हो जाएगी। अब R12 की वैल्यू क्या है तो लिख देंगे सीधे। और ये हमारे पास ये भी क्या था, वही लेके चल रहे थे ना हम लोग, ये भी R लिखो या फिर मॉड R, वेक्टर का मॉड R लिखो। ये मॉड R यानी कि परिमाण ना केवल, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे मॉड था, मॉड ऑफ वेक्टर R यानी कि वेक्टर R का परिमाण, यानी कि केवल परिमाण, जो कि यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं इस इनिशियली शुरू में, ठीक। ये वेक्टर, तो इसकी हम लोग वैल्यू रख देंगे वहाँ से देख के। इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर R अपॉन जो भी है, ये है, ये भी वही चीज़ है, 1 2 सब 1 2 है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पावर 3 गुणा होता है, एक पावर बढ़ जाता है। तो हमें फोर्स की वेक्टर फॉर्म में क्या मिल गया, फोर्स ऑफ 1, फोर्स ऑन 1 पहले चार्ज पे दूसरे कारण जो है वो K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब है, ये मिल गया। और ये वेक्टर में है, ये मॉड नहीं, ये वेक्टर है। इसी वेक्टर के कारण ये वेक्टर फॉर्म में आया है। अब हो सकता है कभी कभी ये R1 है ना, R1 हो सकता है कभी कभी हमें R1 और R2 की वैल्यू दे रखा हो, ये बीच की डिस्टेंस R12 ना दे रखा हो। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर के जोड़ने का नियम लगाते हैं। उस नियम के हिसाब से दो वेक्टर अगर इस तरह लगे हों कि पहले की मुंडी और दूसरे का पूंछ छू रहा हो, पहले की मुंडी और दूसरे का पूंछ छू रहा हो, इस तरह हो, तो उन दोनों का जो परिमाण आता है वो पहले की पूंछ और दूसरे की मुंडी होता है। यानी कि अगर ये R है, ये A है, ये B है, तो अगर A प्लस B निकालें, पहले की मुंडी दूसरे का पूंछ जुड़ा है, तो इन दोनों का जो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, R, जो कि ये है। हमें ये चीज़ अभी पता है, ये नहीं पता है, हमें कुछ और पता है। हमें ये देखो, ये R जो है ये क्या आ रहा है, एक की पूंछ से जुड़ा है, दूसरे की मुंडी से जुड़ा है। और ये चीज़ इसमें हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो वेक्टर है R1 वेक्टर, ये क्या है, ये एक की पूंछ से जुड़ा है, एक की मुंडी से जुड़ा है। अगर इसमें हम लोग ये वाला नियम निकालने की कोशिश करें, पहले की मुंडी दूसरे का पूंछ, यानी कि R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर।
तो यहाँ से R12 की वैल्यू क्या आ जाती है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हमें R12 की वैल्यू मिल गई। मान लो कभी हमें क्वेश्चन में ये ना दे के ये और ये दिया रहे तो हम लोग ये रख देंगे तो आ जाएगा। तो बस यहाँ पे वही रख देंगे, F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 R1 R2 वेक्टर मॉड, बाकी यहाँ पे R12 या फिर यहाँ पे वही कर सकते हैं R1 माइनस R2। तो हो गया, यही तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? सोच लो, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा फार्मूला वाला हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी नोट कर लो इसमें, और कोई कहीं दिक्कत हो तो बताओ, देख लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये देखो कोई दो आवेश है Q1 Q2, ये इस पे किधर चार्ज लगाएगा, पॉजिटिव है दोनों मान लो, ये इस पे किधर चार्ज लगाएगा, उधर। अब इस कंडीशन में उस कंडीशन में दोनों कंडीशन में F हमारा F नॉर्मल विदाउट वेक्टर वाला केवल मॉड जो आता है सेम रहेगा। लेकिन अगर हम लोग उसकी बात कर ले वेक्टर फॉर्म में F12 और F21, दूसरे चार्ज पे पहले कारण, पहले चार्ज पे दूसरे कारण, तो ये फोर्स जो है इसमें तो डायरेक्शन भी आ गई। अब डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोग केवल मॉड की बात करें तो F12 इक्वल टू F21 होगा, अगर हम लोग केवल मॉड की बात करें, क्योंकि मॉड में तो KQ1 Q2 अपॉन R², दोनों के में Q1 Q2 वही लेंगे, डिस्टेंस दोनों के लिए वही रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम लोग इसको मॉड ना लिख के वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, सदिश रूप में दिखाना चाहें, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। किसी चीज़ की अपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं? माइनस साइन लगा के। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। माइनस साइन का मतलब होता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि देख भी सकते हो, ये इधर है वो उधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इस वजह से ये लिख देते हैं। तो इसको ऐसे गोला घुंडी बना गोला बना के लिख लो बस। मॉड बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी के कारण इसका नाम पड़ता है एक्शन रिएक्शन पेयर। क्रिया प्रतिक्रिया बताए थे क्या होता है, वो उधर लगाएगा तो वो उधर लगाएगा, वही चीज़ है, लिख लो इसको। अच्छा है, तो हम लोग अभी तक सब कुछ निकाल लिए दो आवेशों के बीच। अब मान लो अब दो से ज़्यादा आवेश हो जाए तो ये Q मान लेते इसको, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ये इधर ये इधर इधर। अब इस कंडीशन में हमें Q पर Q पर बल निकालना हो, टोटल बल, तो कैसे निकालेंगे? इसी को निकालने के लिए हमारे पास अगला हेडिंग आ जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण सिद्धांत। हेडिंग डाल लें आप, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हमें क्या निकालना है? Q पे चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज क्या है Q पे? चार्ज नहीं निकालना है, खुद ही चार्ज। इस पे बल कितना लग रहा है ये निकालना है। Q1 इस पे मान लो सब पॉजिटिव हम लोग लेके चले, Q1 इस पे इधर कहीं लगाएगा, Q5 इधर कहीं लगाएगा, Q2 इधर लगाएगा, Q4 इधर लगाएगा, Q3 इधर लगाएगा। अब प्रयोगों से ये हमें मालूम चला कि अगर प्रयोगों से मालूम चला कि Q चार्ज पे Q1 जो फोर्स लगा रहा है वो इन सब की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये जितना फोर्स लगाएगा उतना ही हमेशा लगाएगा, ये नहीं कि अगल बगल कोई आ गया तो डर के कम लगाने लगे, ये सिस्टम इसमें नहीं होता है। ये बिना चार्ज के जितना लगाता था, चार्ज आने के बाद भी उतना ही लगाएगा। तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? F1 मान लेते हैं 1 के कारण, ये F5 F2 ये F4, कौन बचा? अच्छा F3। तो प्रयोगों से हमें मालूम क्या चला, किसी भी आवेश पर लगने वाला, किसी एक आवेश द्वारा लगने वाला चार्ज अगल बगल उपस्थित अन्य चार्जों के कारण उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मालूम चल गया हमें प्रयोगों से। तो इसी पे अगर हम लोग इस पर नेट फोर्स निकालना चाहें, जो कि हमें निकालना है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सबकी डायरेक्शन क्या है? अलग है डायरेक्शन,
तो हम लोग सबको डायरेक्शन के तरह जोड़ देते हैं, और डायरेक्शन जोड़ने के हमें वेक्टर सम यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग इसके ऊपर अगर नेट फोर्स निकालना चाहें तो ये सिंपली F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 जितना हो और सब वेक्टर। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि किसी भी आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल बल, प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। और वो बल जो रहेगा ये F1 F2 वो वैसा बल रहेगा जो अकेले द्वारा लगाया गया F1 Q1 द्वारा। तो बस यही तुम्हारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल था, इसको नोट कर लो, परिभाषा हम लिखवा दे रहे हैं। देखो, कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बात करते पहले होता क्या है। हम लोग अभी तक दो आवेश लेके चल रहे थे। हो सकता है हमारे पास कोई सिस्टम हो, ऐसे ढेर सारे चार्ज ऐसे वितरित हों कॉन्टिन्यूअस रूप से, यानी बराबर मात्रा में वितरित हो, इतना इधर इधर समझ जाओ। तो अगर इस कंडीशन में हमें चार्ज मतलब बल निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें होता क्या है, कोई भी सिस्टम है उसमें आवेश बराबर मात्रा में वितरित होते हैं, और अब बात कर लेते कैसे कैसे वितरित हो सकते हैं, वही हमारा हेडिंग है, कैसे कैसे वितरित हो सकते हैं। अब कोई सिस्टम के पास तीन चीज़ हो सकती है, या तो वो केवल लंबा होगा, या तो उसके पास लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएगी, या तो उसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ जाएगी। अब जब केवल लंबाई रहेगी तो केवल लंबाई रहेगी, L हो गया। अब मान लो जब चौड़ाई आ गई तो इसके पास एरिया हो गया ना, लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया हो गया ना, तो इसके पास एरिया आ जाएगा, यानी कि एक सरफेस मिल जाएगा इसको, एक समतल मिल गया, सरफेस। और जब इसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ जाएगी तो वॉल्यूम बन जाएगा ना। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आ जाती है तो वॉल्यूम हो जाता है। तो हम तीनों कंडीशन में हम लोग निकालेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले लेंथ के लिए इसको हम लोग कहते हैं पहली वाली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस आधार पे कि सिस्टम के पास क्या है। तो सबसे पहले लीनियर के लिए बात करते हैं। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, इसको हम लोग डेंसिटी भी बोल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन है चारों तरफ फैला, यानी चारों तरफ घेरा है, घेरा घनत्व है। तो एक घनत्व भी है, और घनत्व क्या होता है, टोटल जगह में कितना है, टोटल जगह में कितना है। टोटल जगह हमारे पास इस कंडीशन में कितनी है, L, केवल लंबाई है, L है टोटल जगह, और इसमें कितना कुल चार्ज मान लो फैला है, Q टोटल चार्ज फैला है। तो बस यही है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे L लेंथ में Q चार्ज फैला है, और इस कंडीशन को हम लोग लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो यही हो गया हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी जो मन करे वो लिख लो। इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, ये लैम्डा है, ये सिग्मा है। अब सरफेस में हमारे पास पूरे एरिया में फैला रहेगा, तो टोटल एरिया में कितना चार्ज फैला है वही होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, या फिर वो। तो रो बराबर टोटल एरिया हमारा कितना है, मान लेते हैं एरिया ए है, इसका एरिया ए है, टोटल चार्ज, फिर मान लेते टोटल क्यू चार्ज है, तो बस फिर हमें क्या मिल गया, सिग्मा बराबर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग दिखाते हैं रो से। ठीक, अब इसमें क्या पूरी वॉल्यूम में कितना चार्ज है,
फिर से रो बराबर पूरी वॉल्यूम V है और चार्ज कितना है Q टोटल मान लेते, तो फिर इस कंडीशन में ये मिल गया। तो ये हमारी चार्ज डेंसिटी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे होता है वो हम लोग कल देखेंगे। आज बस इतना ही नोट करें और बस यहीं सेवा समाप्त होती है। ये है शुद्ध सिग्मा और शुद्ध रो ऐसे बनता है, और शुद्ध लैम्डा तो ऐसे ही बनता है। लैम्डा की यूनिट क्या होगी वो निकालते हैं। ऊपर क्या है? आवेश। आवेश का एक मात्रक क्या होता है? क्यों? चप्पल। गुलाम भाई। हाँ गुलाम। वही तो बोल। बटे में क्या है? लंबाई। लंबाई। लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। तो लैम्डा का क्या मात्रक आ गया? कूलाम प्रति मीटर। लिख लेना। सिग्मा की बात कर लें, शुद्ध सिग्मा। शुद्ध सिग्मा तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम वाले क्या होता है? ऊपर क्या है? मतलब सी गुलाम। नीचे क्या है? M3। बस यही तीनों का मात्रक नोट कर लें। सेवा समाप्त।